सोचिए एक ऐसा शहर जिसके लिए 3 साम्राज्यों ने 200 साल तक युद्ध किया। ये युद्ध सिर्फ पैसों के लिए नहीं था, ये युद्ध सिर्फ जमीन के लिए भी नहीं था, क्योंकि ये ऐसा शहर था जिसे जीतना मतलब पूरे उत्तर भारत पर हक जमाना। अगर आप कन्नौज नहीं जानते तो आप भारत को नहीं पहचानते। 7th सेंचुरी, गंगा के किनारे एक शहर खड़ा है, इतना बड़ा, इतना समृद्ध, इतना महत्वपूर्ण कि एक चाइनीज यात्री वानसैंग हजारों किलोमीटर का सफर करके यहां पहुंचता है और वो जो देखता है वो सिर्फ एक शहर नहीं, भारत का धड़कता दिल। वानसैंग लिखता है कि कन्नौज का शहर लगभग 20 ली लंबा और 4 से 5 ली चौड़ा है। ली चाइनीज मेजरमेंट है जो आज के हिसाब से हुआ 9 से 10 किलोमीटर लंबा और 1 से 2 किलोमीटर चौड़ा। यानी अंदाजा लगाइए कि ये शहर उस समय के लंदन से करीब 6 गुना बड़ा, पेरिस से 4 से 5 गुना बड़ा और बगदाद से 2 गुना बड़ा। और शहर के बाहर ये राज्य 2000 किलोमीटर के दायरे में फैला। 2000 किलोमीटर का अंदाजा लगाइए आज के दिल्ली से कोची तक की दूरी। यानी ये सिर्फ एक शहर नहीं, ये नॉर्थ इंडिया का नर्व सेंटर है। यहां तक कि वानसैंग लिखता है कि शहर के चारों तरफ ड्राई मोट यानी सूखी खाई और उसके ऊपर लॉफ्टी टावर्स यानी ऊंची मजबूत बुर्ज। यहां तालाब और झीलें शीशे की तरह चमकती थी, बाग बगीचे थे, लोग समृद्ध और संतुष्ट थे, घर रिच एंड वेल सप्लाइड थे। यह शहर प्लान्ड, मेंटेन्ड और प्रॉस्परस था। जब दुनिया के कई हिस्सों में शहर सिर्फ बस्तियां थी, ये अच्छा जीवन जीने का शहर था। कन्नौज ही पुराणों का कन्याकुब्ज है, जिसका जिक्र महाभारत में भी मिलता है। गुप्त साम्राज्य के बाद मौखरी वंश ने यहां का शासन संभाला और तभी से कन्नौज बना एक राजसी शहर और फिर बना यहां का राजा एक नौजवान हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के लिए तो एक अलग एपिसोड है। बस इतना समझिए कि भाई की मृत्यु, बहन का अपहरण और उन सब से उभरकर हर्षवर्धन ने कन्नौज को इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिख डाला। साल था 643 CE। कन्नौज आज एक शहर नहीं, एक महामंच बन चुका है। 20 राजा अपने अपने दल बल के साथ पहुंचते हैं। 3000 बौद्ध भिक्षु, 3000 ब्राह्मण और जैन, 1000 विद्वान। सोचिए 23 दिन तक चलने वाली सभा, टेम्पररी स्ट्रक्चर्स, खाने पीने का इंतजाम, सुरक्षा व्यवस्था। यह सिर्फ एक धार्मिक सभा नहीं थी, यह था स्टेट कैपेसिटी का प्रदर्शन। हर्षवर्धन अपनी राजधानी को दुनिया के सामने रख रहा और इसके साथ ही एक अलग दुनिया चल रही। गंगा के रास्ते अनाज और कपड़ा बंगाल से आ रहा था, पंजाब से घोड़े, मालवा से धातु, हिमालय से जड़ी बूटियां। और कन्नौज के कारीगर इन सब को लेकर जो बनाते थे वो सिर्फ वस्तु नहीं, एक अनुभव होता था। वानसैंग का एक वाक्य है जो बहुत कुछ कह देता है। वो लिखता है कि वैल्यूएबल कमोडिटीज वर स्टोर्ड इन लार्ज क्वांटिटीज। इसका मतलब कन्नौज सिर्फ रोजमर्रा की चीजों को कंज्यूम करने वाला शहर नहीं था, ना ही ये सिर्फ एक रिटेल सेंटर था। ये एक स्टोरेज एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन सेंटर था, यानी एक होलसेल ट्रेड का हब। यहां पर हर तरह की लग्जरी आइटम क्वांटिटी में मिलती। ये एक ऐसा बाजार था जहां पर लग्जरी गुड्स,
सुगंधित द्रव्य, जड़ी बूटियां, फूल और शायद सुगंध को संभालने की कला भी मौजूद थी। हर्षा के बाद शहर कमजोर नहीं हुआ, लेकिन ताज खाली हुआ। एक पावर वैक्यूम बन गया और उसके बाद आया यशोवर। और साथ ही शुरू हुआ एक 200 साल के युद्ध का सिलसिला, जिसे इतिहास में कहा गया ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। पूरब से पाल, दक्षिण से राष्ट्रकूट, पश्चिम से गुर्जर प्रतिहार, 3 साम्राज्य, उनका लक्ष्य एक शहर। ये युद्ध सिर्फ इसलिए नहीं था कि कन्नौज एक सुंदर और समृद्ध शहर था। ये युद्ध इसलिए था कि उस दौर में कन्नौज पर राज करने वाले शासक को आर्यव्रत के सबसे शक्तिशाली शासक के रूप में स्वीकृति थी। इस दौरान 2 नाम हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, नागभट्ट और मिहिर भोज। इन दोनों ने ऐसा काम किया जिसे अनफॉर्चुनेटली कन्नौज के इतिहास से हमेशा अलग देखा गया। इन्होंने अरब सेनाओं को सिंध और राजस्थान के आगे बढ़ने से रोका। उस समय अरब सेनाओं ने ईरान, सेंट्रल एशिया, वेस्टर्न एशिया, इन सब पर कंट्रोल पा लिया था और राजस्थान और गुजरात की तरफ बढ़ रहे, वहीं उन्हें रोका गया। जब यूरोप और वेस्टर्न एशिया में पुरानी राजनीतिक व्यवस्था टूट रही थी, तब भारत के राजा उसके उत्तर पश्चिमी दरवाजे पर खड़े थे। ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक बॉर्डर स्ट्रगल नहीं था, ये भारत के सिविलाइजेशनल डिफेंस का गोल्डन पीरियड था। कन्नौज आज शांत है, ज्यादा खुदाई, ज्यादा रूइंस नहीं, क्योंकि कन्नौज कभी एक दिन में बर्बाद नहीं हुआ। ये बस धीरे धीरे इतिहास के शोर से दूर हो गया। लेकिन एक बात सच है, एक दौर ऐसा था जब भारत का राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक दिल धड़कता था, तो उस धड़कन का नाम होता था कन्नौज। तो हाँ, अगर आप कन्नौज नहीं जानते तो आप भारत को नहीं पहचानते। और अगर आपको भारत को पहचानना है तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमें सब्सक्राइब करिए और बने रहिए।